स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज तारीख हो चुकी है 9 अक्टूबर। वापस संडे की छुट्टी के बाद आपका स्वागत है और अपनी सीरीज इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी। पिछले 2 से 3 दिन 4 दिन में जो भी करंट अफेयर्स न्यूज में रहे हों वो हम इधर कवर करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कल जो हुआ वही आज कवर करेंगे। हमारा पीछे का 4-5 दिन में जो भी कोई न्यूज में रहा हो, इंपॉर्टेंट आइटम मिस कर दिया हो हमने, वो चीज हम लोग लाते रहते हैं। तो कुल मिला के अपना ये बस लोड जो है ना उसको बांटने की तरकीब है। डेली करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि डेली आपको कल शाम को जो हुआ वो अभी दिखाऊंगा। वो उस काम के लिए न्यूज़पेपर पढ़े हैं या न्यूज़ चैनल करते हैं वो काम, ब्रेकिंग न्यूज़ नाम लगा के। हम लोग इधर एनालिसिस के साथ सिंपल चीज़ें एक वीक के अंदर जो भी हो रही थी उनको 5 से 6 दिनों में बांट लिया ताकि लोड ज़्यादा ना बढ़े। रोज डेली आपको कुछ ना कुछ समझ आता रहे। इस वजह से हम लोग ऐसे इस तरह से चल रहे हैं। आते हैं अपने मुद्दों पे। अपने नोटबुक वगैरह आप चला रहे होंगे, जिस तरह से आपको हिदायत शुरू में दी गई थी कि अपनी एक सेपरेट करंट अफेयर की नोटबुक रखोगे, उसके अंदर पॉइंट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाते रहोगे। तो ये पीडीएफ्स है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इधर बीच बीच में पॉपअप भी हो रहा होगा और वीडियो के लास्ट में भी मैं बता दूँ। तो उस टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ्स अवेलेबल रहती है, वहाँ जाइए। सारी जो अपनी डे वाइज पीडीएफ उसी दिन की तारीख के साथ उधर पड़ी हुई है, वहाँ से अपने डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए अपने फ़ोन में अपने रेफरेंस के लिए। आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। आज पहले हम लोग बात करने वाले हैं, एक पीस कैटेगरी में नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुका है। हम लोग जैसा कि पहले बात कर चुके हैं कि नोबेल प्राइज किन कैटेगरीज में होगा। सबसे पहली क्लास हम लोगों ने जब लगाई थी उस दिन नोबेल की कैटेगरीज और नोबेल के जनरल क्वेश्चंस जो थे वो सारे डेप्थ में देखे थे। क्या थी वो कैटेगरीज, याद आ रहा होगा आपको। हम लोगों ने बात की थी कि फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, उसके अलावा मेडिसिन में मिलता है। अलग अलग श्रेणियों की बात की थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और उसके अलावा लिटरेचर की बात की थी और एक पीस। इतने क्षेत्रों में मिलता है। 5 ओरिजिनल थे। इसके अलावा एक और बाद में ऐड किया गया, वो था श्रेणी किसका, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी बाद में ऐड किया गया, इसके अंदर स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा ऐड किया गया था। और ये जो 5 श्रेणियां थी ये ओरिजिनली अल्फ्रेड नोबेल के विल में लिखी हुई थी। इन 5 के अंदर प्राइज ओरिजिनली दिया जाता। तो ये 6 कैटेगरीज के अंदर अपने को मिलेंगे इस साल ये सारे अवार्ड, एक के बाद एक आते रहेंगे। बाद में दिसंबर में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी अनाउंस हो रहे हैं। तो अनाउंसमेंट किस किस की हो चुकी है हमने बात कर चुके हैं। हम फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बात कर चुके हैं, मैथ्स की बात, सॉरी मैथ्स नहीं था ये मेडिसिन है। मेडिसिन बेसिक गलती जो सारे के सारे हम लोग करते रहते हैं। बोला मैंने मेडिसिन ही था, इधर लिखा मैथ्स गया। आदत पड़ चुकी है पीसीएम लिखने की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, ये अलग अलग कैटेगरीज 5 ओरिजिनल और इकोनॉमिक्स उनमें एक नया ऐड किया गया कैटेगरी। फिजिक्स का अनाउंस हो चुका है, केमिस्ट्री का अनाउंस हो चुका है, मेडिसिन का अनाउंस हो चुका है, लिटरेचर का हो चुका है और अभी ये पीस कैटेगरी का आज मैं साथ में आपको लिखवा रहा हूँ। पीस कैटेगरी का ये जो नॉवल था ये नरगिस मोहम्मदी को अनाउंस हुआ। नरगिस मोहम्मदी नाम नोट कर लीजिएगा साथ में अपने नोट्स के अंदर। ये नरगिस मोहम्मदी शांति पुरस्कार नोबेल का 2023 का इन्हें मिला है। इसलिए मिला है, ईरान की रहने वाली है ये और ईरान में ही विमेन ऑपरेशन, महिलाओं को जो दबाया जा रहा था तो उनके खिलाफ आवाज उठाई और उसमें प्रभावी काम भी किया है। इस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। नोट कर लीजिएगा, ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ, ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ काम करने के लिए इनको ये नोबेल मिला है। ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ काम के लिए। आपको इसी तरह से याद रखने हैं कौन सा नोबेल किसको मिला, किस लिए मिला। फिजिक्स और केमिस्ट्री और मेडिसिन, उन तीनों के अंदर ये वजह इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो वजह क्योंकि टेक्निकल हो जाती है, क्योंकि लिटरेचर और जो पीस प्राइज है उसके अंदर तो आपको बस ठीक है ज्यादा याद नहीं रखना होता कि स्टोरीज लिंक हो जाती है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिक्कत होती है फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर उसको समझाने की कोशिश की थी। मेडिसिन का mRNA वैक्सीन के लिए मिला है इस बार का मेडिसिन का नोबेल। उसके अलावा केमिस्ट्री का नोबेल हम लोग कल बात कर पिछले से पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी, वहां पे आपको क्वांटम डॉट्स बताए गए थे, उनके लिए केमिस्ट्री का नोबेल मिला था। और इस बार का जो हमारा एक और नोबेल कौन सा रह गया, फिजिक्स का नोबेल जो था वो एटो टाइम स्केल के लिए,
एटोपल्स जनरेट की गई ताकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता नापी जा सके, इसके लिए मिला। तो ये क्यों मिल रहे हैं ये नोबल्स, वो भी आपको याद रखना है। वो सारी की सारी डिटेल के अंदर हम लोग उधर बात करके आए। चलते हैं आगे। उदांगुडी पानंगाकारुपट्टी, नाम थोड़ा सा बोलने के अंदर अजीब जा रहा है, लेकिन इसको एक जीआई टैग मिला है। उदांगुडी पानंगारुपट्टी, टाइप ऑफ पाम जैगरी, गुड़ की एक प्रकार है, गुड़ का एक प्रकार है। गुड़ का प्रकार नोट कर लीजिएगा, साथ में अपने पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाते रहिएगा। ये नाम अपना लिख लीजिएगा साथ में। चलो मैं लिख देता हूँ हिंदी के अंदर भी। उदांगुडी तमिल का नाम है ये, इस वजह से थोड़ी सी तमिल प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। पानंगारुपट्टी, उदांगुडी पानंगारुपट्टी, ये गुड़ का एक प्रकार है और इसे अभी अभी जीआई टैग अनाउंस हुआ है पिछले हफ्ते। तो जीआई टैग इसको मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जीआई टैग। तमिलनाडु के अंदर ये मिला है इनको। और यूनिकनेस क्या है इसकी, ट्रेडिशनल प्रिपरेशन मेथड से, जो पुराने अपने ट्रेडिशनल विरासत में मिले हुए सिस्टम्स थे उनसे इसको बनाया जा रहा है। विरासत में मिले हुए सिस्टम्स का मतलब यह है कि कोई केमिकल एडिटिव, प्रिजर्वेटिव वगैरह चीजें इसमें नहीं ऐड की जा रही। नेचुरल चीजें जो पहले हमें विरासत में मिली, हमारे पूर्वज यूज किया करते थे, उन तरीकों से इस गुड़ को बनाया जाता है। और इट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटजीज और केमिकल एडिटिव्स लाइक ट्रिपल सुपर फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। इस तरह के ये जो एडिटिव्स हम लोग केमिकल एडिटिव्स यूज करते हैं, उनको यूज अभी नहीं किया जा रहा इसके अंदर, और इसलिए ये गुड़ स्पेशल है। और अब इसको जीआई टैग मिल चुका है तमिलनाडु की तरफ से, तमिलनाडु में मिल चुका है। नाम याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा सा नाम है, बट एक दो बार प्रोनाउंस करोगे, उदानगुड़ी पानांकरुपट्टी। हिंदी में हम लोग गुड़ बोल देते हैं इस जैगरी को, तो नाम में गुड़ आ रहा है, वैसे याद रहने के लिए काफी है आपको, उदानगुड़ी याद रखिएगा। और के बारे में कुछ एक और बातें हम लोग करते हैं थोड़ी सी, कि डिस्टिंक्ट है ये, थोड़ा लोगों औरों से अलग है। क्यों? क्योंकि रेड सैंड ड्यून सॉइल इसके अंदर अपने को उदांगुड़ी के अंदर मिलती है। और यहाँ से ही उदांगुड़ी रीजन क्योंकि देखो ज्योग्राफिकल टैग मिल रहा है तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मिलता है। ये उदंगुड़ी क्या है, ये इधर लोकेशन है तमिलनाडु के अंदर। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर नहीं प्रोनाउंस कर रहा तो जो भी कोई तमिलियन देख रहा है इधर, माफी दिल से चाहेंगे। आई होप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को मेरा प्रोनाउंसिएशन सही करवाने के लिए उसके बारे में थोड़ी सी कुछ हिंट्स देंगे, माफी ऑलरेडी मांग रहा हूँ, ठीक है। उदांगुड़ी रीजन के अंदर इस गुड़ की उत्पत्ति होती है और रेड सैंड ड्यून सॉइल जो है उसकी विशेषता ये मिली हुई होती है, क्योंकि गुड़ यहाँ से ये उत्पन्न जब हो रहा है तो इसका आपको उसके अंदर साथ में दिखेगा। इट्स फाउंड इन दिस जैगरी। Soil has low groundwater retention and results in a dry climate with lower moisture content in the atmosphere। और वो सारी चीजें इस जैगरी को तैयार करने में बड़ा हेल्प करती है। यहाँ की ज्योग्राफी जो है वो इसको कर रही है। जैसे बीकानेरी भुजिया जीआई टैग है, बीकानेर की कंडीशंस भुजिया को बनाने के लिए वहाँ की बड़ी ही अवेलेबल, बहुत ही सूटेबल, तो बहुत योग्य कंडीशन है वहाँ के लिए, इस वजह से बीकानेर के ही ज्योग्राफिकल टैग उसको मिला हुआ है। तो इसी तरह से ये उदांगुड़ी का टैग इस गुड़ की इस जो टाइप है इसको मिल चुका है। इसके अलावा श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया जाता है यही गुड़, तो बड़ा पॉपुलर है हमारे पड़ोसियों में भी। डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम लोकसभा, रिसेंटली न्यूज में है मोहम्मद फैजल, ये लक्षद्वीप यूटी है, लक्षद्वीप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद के भाग हैं, संसद के सदस्य हैं, और इनकी एक साल में 2 बार रिजेक्शन हो चुकी है लोकसभा से इनको डिस्क्वालीफाई करा जा चुका है, इनकी सदस्यता निरस्त की जा रही है। इस बार भी कोर्ट चले गए थे, अभी इस बार दोबारा की जा रही है। एक मर्डर केस में कॉन्विक्ट हुए, तो इस तरह का ये मुद्दा अपने लिए डिस्कशन के लिए नहीं है। पेपर के लिए रेलेवेंट चीज क्या है, ठीक है, अपना लोकतंत्र काम कर रहा है, उसके लिए इनको सजा मिल रही है, अपनी सदस्यता रद्द हो रही है, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ से हम लोग अपना करंट से अपना स्टैटिक मुद्दा जो आज कवर करेंगे कि किसी सांसद को, पार्लियामेंट के सांसद को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसकी अलग अलग कुछ कैटेगरीज हम लोगों ने लिखी है, उनके ऊपर बात करते हैं। A member of parliament can be disqualified from the Lok Sabha for a number of reasons। कई सारी वजह हैं जिनकी वजह से उसको निकाला जा सकता है। नंबर एक है कन्विक्शन, जब किसी मुकदमे में
उसको दोषी करार दे दिया जाए, कोर्ट द्वारा कन्विक्ट हो जाए, दोषी करार दे दिया जाएगा। एक होता है कि पहले जब आप पे केस चलता है तब सिर्फ आप आरोपी होते हो, जब कोर्ट में ये केस आप पर साबित हो चुका है, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, आपको दोषी करार दे दिया, तब आप उसके कन्विक्ट बन गए। तो जब कन्विक्शन हो गया, दोष की सिद्धि हो गई, तब एक एमपी जो है, क्योंकि ये पॉलिटी का आपका टॉपिक है, यहाँ पर बस हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, अपने नोट्स के अंदर बस कन्विक्शन लिख लीजिएगा या दोष सिद्धि, कि जब दोष साबित हो गया, वो एक मुद्दा हो सकता है आपको अपनी मेंबरशिप खोने के लिए, अपनी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई होने के लिए। तो कन्विक्शन एक इशू है जिसमें ये पूरी लाइन पढ़िएगा मेरे साथ। एमपी loses its membership if convicted of a crime and sentenced to at least 2 years in prison. They are also disqualified for 6 years after the conviction unless the conviction order is suspended. एक चीज और है, ये लाइन पढ़िएगा ध्यान से, कि मेंबरशिप जो है कन्विक्टेड की, क्राइम के लिए कन्विक्टेड की, अगर किसी को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा हुई है तो उसकी they are disqualified for 6 years after the conviction unless the conviction order is suspended. कन्विक्शन के बाद 6 सालों के लिए उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कर दी जाए या फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड कर दी जाए। तो डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड नहीं हो तो ओरिजिनली जब भी एक आदमी को कोर्ट के अंदर सजा मिली और सजा के तौर पे 2 से ज्यादा साल, एटलीस्ट 2 इयर्स, कम से कम 2 साल, 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए अगर सजा हुई है किसी क्राइम के लिए, तो दे आर ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 इयर्स आफ्टर द कन्विक्शन। जिस दिन कन्विक्शन हुआ उससे 6 साल के लिए उनको डिस्क्वालिफाई कर लिया जाएगा पार्लियामेंट से। तो ये आपको याद रखना है। एक और नीचे शब्द लिखा है, दूसरी कैटेगरी लिखी गई है डिफेक्शन। जब डिफेक्शन क्या है, 52nd अमेंडमेंट याद रखिएगा, 10वां भाग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखना है अपने को, पॉलिटी के अंदर डिटेल के अंदर आप पढ़ते हो वो सारी चीज। डिफेक्शन क्या है, इफ एन एमपी इलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी जॉइंस अनदर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, दे आर डिस्क्वालिफाइड। आप कांग्रेस से चुन के गए थे, गए संसद में, बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप डिफेक्शन के बेसिस पे। एंटी डिफेक्शन लॉ आ चुका था, उसी के तहत ये प्रावधान है। आगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर आप लाभ का ऑफिस आपके पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, being elected as an independent candidate and later joining a political party can result in disqualification। सही बात है, वापस इसको वैसे उसी में अपने जो हमने पीछे डिफेक्शन का इशू देखा था उसी के साथ हम लोग बात कर सकते थे इसकी, कि अगर आप इलेक्ट होके आए, इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आया एक आदमी, लेकिन आने के बाद पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती, संसद से उसको रद्द की जा सकती है उसकी सदस्यता। आगे सर्कुलर माइग्रेशन, एक शब्द बड़ा अभी न्यूज में था, वापस हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये सर्कुलर माइग्रेशन, क्योंकि ऐसे वन लाइनर्स कई बार आपको पेपर में मिल जाते हैं, सेंट्रल पीएससी के एग्जाम में तो मिलता है, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार ऐसा ही कुछ है कि सीधा उठा के दे दिया करते हैं। सर्कुलर माइग्रेशन क्या है, सिंपल शब्दों में इधर लिखा गया, पीपल मूविंग टू एंड फ्रॉम अ डेस्टिनेशन कंट्री बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट जहां है वहां चले जाएंगे, 2 या 3 देशों के बीच में घूम रहे हैं, जहां पर एम्प्लॉयमेंट है वहां पे रुके, अदरवाइज दूसरे देश में गए, अदरवाइज इस देश में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो वहां पे गए, तो अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेशन बहुत से कारणों से होता है, रिफ्यूजीज बनते हैं लोग, जब डिस्टर्बेंस होता है खुद के देश में। बांग्लादेश की तरफ से बहुत रिफ्यूजी आए थे अपनी तरफ 1971 के युद्ध में, और बाद में अपना ये जो सीरिया वालों से परेशान थे कि सीरिया के बहुत से रिफ्यूजी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ आ रहे थे, तो वो सारी चीजें रिफ्यूजीज क्राइसिस जिसको बोलते हैं, कि जब भी कभी ऐसा कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तब रिफ्यूजी निकलते हैं, माइग्रेशन होता है। यहाँ पर लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड माइग्रेशन है, कनाडा में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो हम लोग कनाडा भाग जा रहे हैं, कनाडा में अगर अपॉर्चुनिटीज खत्म हुई हम लोग यूएस की तरफ चले गए, यूएस में भी खत्म हो रही है, ब्राजील में लगा अच्छा मार्केट है वहां चले गए, वापस लगा कनाडा में माहौल बन गया है तो वहां चले गए। ये क्या है, सर्कुलर माइग्रेशन। तो इसी को सर्कुलर माइग्रेशन बोलते हैं, कि काम की तलाश में आप एक देश से दूसरे देश में घूम रहे हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, एक तो ये
थोड़ा सा हल्का सा फैक्ट है, अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। 1960s और 70s के अंदर ग्लोबलाइजेशन, इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन और सोशल नेटवर्किंग की वजह से थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है। 60s और 70s के दशक से ये सर्कुलर माइग्रेशन जो है बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ईडी संस्था के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूज में क्यों है पहले मैं बता देता हूं बस थोड़ा सा, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूलिंग दी है, एक आदेश दिया है, साथ में एक जजमेंट दिया है कि ईडी मस्ट प्रोवाइड द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट इन राइटिंग टू द एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। ईडी की थोड़ी सी आजकल चर्चा ज्यादा हो रही है। सरकार के जो आलोचक हैं उनको तो वाकई में बहुत ज्यादा ईडी के डर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईडी अरेस्ट ज्यादा हो रही। उस चीज पे नहीं जा रहे कि हाँ क्या सही है क्या नहीं है, उसका हमारा जजमेंट देने का कोई ऑप्शन नहीं, उसके लिए कोर्ट्स काम करेंगे या अलग और चैनल से। हम लोग ईडी के ऊपर आते हैं। ईडी बॉडी किस तरह की है, कैसे बनी, किस चीज पे काम करेगी, क्या इसके मतलब एक तरह से ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि किस क्षेत्र में किस कानून के ऊपर ईडी काम कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है किसी व्यक्ति को, कौन से कानून के हनन पर, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ईडी के बारे में, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, mandated with the investigation of offenses of money laundering and violation of foreign exchange laws। याद रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित जो इश्यूज होंगे, जो क्राइम्स होंगे, उनके अंदर ईडी अरेस्ट कर सकती है। तो ईडी के पास ये पावर्स हैं, इन्वेस्टिगेट करती है और अरेस्ट भी ऑर्डर कर सकती है। अगला, इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के अधीन, नोट कर लीजिएगा। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निर्देशालय, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय। इस प्रवर्तन निदेशालय में किसके अधीन आता है? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग के तहत। क्वेश्चन अगर मिले कि ईडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, वित्त मंत्रालय के अधीन, कौन से विभाग में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन, नोट रखिएगा ये चीज। आगे कुछ एक और फैक्ट्स हमने बात की है कि ईडी आया 1 मई 1956 को एनफोर्समेंट यूनिट की तरह, इसको सबसे पहले यही नाम दिया गया था, इसको फॉर्म किया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको हैंडल किया करता था। उस समय पे फॉरेन एक्सचेंज के जो लॉज थे उनकी वायलेशन के लिए ईडी आपको सजा देती थी, इन्वेस्टिगेट करा करती थी। ईडी तो था भी नहीं, नाम क्या था इसका? एनफोर्समेंट यूनिट। तो अपने नोट्स के अंदर नोट करते रहिएगा, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स नोट करेंगे, एनफोर्समेंट यूनिट। एनफोर्समेंट यूनिट जो था किसके अंदर था, ये नाम याद रखना है आपको। पहले ओरिजिनली ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन था। ये आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन काम क्या करता था? ये कानून का नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कानून था ये, फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट करने का मतलब, और फॉरेन एक्सचेंज क्या है आपको बेसिक आइडिया होगा। फोन आपको सस्ता क्यों मिल जाता है दुबई में और उधर से? क्योंकि टैक्स में कम होता है। और यहाँ पर ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि डॉलर्स के अंदर जब आप खरीदते हो और वहां पे कुछ ड्यूटीज वगैरह कम हो जाती है, वो सारा चलो बाद की बात। $1 में कितने रुपए होते हैं, वो सारी चीज फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपको मिलती है कि फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से वो डिसाइड, $1 में कितने रुपए है, या $1 में कितने चाइनीज करेंसी है, वो सारी चीज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज, करेंसीज के बीच में एक्सचेंज करने की जो वैल्यू है, इस चीज को पहले भारत सरकार इंटरफेरेंस ज्यादा करती थी RBI के थ्रू। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट चलता। अब एक्सचेंज के नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, उसके संबंधित कोई अपराध होगा, आर्थिक अपराध होगा, तो उसकी जांच किया करता था कौन? एनफोर्समेंट यूनिट। एनफोर्समेंट यूनिट आता था इस आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन, फेरा पर काम करता था, FERA। फेरा क्या है, नाम याद रखिएगा इस कानून का, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, आजाद हुए थे उसी साल बना लिया। In the year 1957, this unit was renamed as Enforcement Directorate।
ओरिजिनली क्या था, एनफोर्समेंट यूनिट, और वहां से अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बना कब, 1957 में। 1957 में इसका नाम हो गया है, नोट करते रहिएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। एक और लाइन लिखिए, इट इन 1960 द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टरेट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। जो बात मैंने अभी पीछे लिखी थी पिछले पेज पे, कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन आता है, राजस्व विभाग के अंदर आता है। पहले आता था, ओरिजिनली किस में आ रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बाद में आने लगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। तो ये ट्रांसफर कब हुआ है, ये 1960 में। टाइमलाइन थोड़ा सा हो सके तो याद रखिएगा, वैसे मोटा मोटी आपको याद यही रखना है कि कौन से विभाग के अधीन अभी आता है, तो राजस्व विभाग के अधीन आता है। ओरिजिनली ये इकोनॉमिक अफेयर्स इस डिपार्टमेंट के अंदर था, आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन। 1960 से ये राजस्व विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आ गया। तो ये नोट साथ में लेते रहिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में ही लिखा गया है एक और चीज, कि पहले चलता था फेरा 1947 का, फिर फेरा के अंदर थोड़े से चेंजेस हुए। इकोनॉमिक्स के लेक्चर मैंने 2-3 रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके पूरे वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मैंने अभी हालांकि बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। आगे इसमें फेरा, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो राजकोषीय नीति है उसके ऊपर अलग अलग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे उसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो उस प्लेलिस्ट के साथ ज्वाइन रहिएगा। फेरा के ऊपर, फेमा के ऊपर वहां पे डेप्थ में बात करूंगा। यहाँ पे बस मैं टाइम की कमी के चलते बस इतना बोल सकता हूँ कि फेरा के अंदर पहले ओरिजिनली फेरा आया था 1947 में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेशन करने के भारत में कुछ नियम थे। आरबीआई इंटरवीन करता था बार बार। इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए 1973 में, फेरा 1973 आ गया। लेकिन बाद में हुआ ये कि जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, भारत में आर्थिक उदारवाद आया 90s के दशक में, तब ये जो 1973 वाला फेरा था इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, फेमा से। एक नया एक्ट आ गया फेमा, जो अभी भी चलता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अभी इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे डिटेल में बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू। 90s के दशक में इस देश की आर्थिक स्थिति को इसने बदल के रख दिया, जो लिबरलाइजेशन लाया गया। जो आज हम लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर हम लोगों को सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया विकासशील देशों में गिना जाने लगा, और आजकल हम लोग 4-5वें लेवल पे पहुंच गए हैं दुनिया में। तो उस लेवल तक पहुंचाने में इस स्टेप का बड़ा योगदान था कि जब हमने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज की। तो डेप्थ पे बात करेंगे उस लिबरलाइज करने के चक्कर में, तब हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस भी लगाई गई थी आईएमएफ द्वारा, कि अब ये फॉरेन एक्सचेंज का जो आप लोग पहले इंटरवीन करता था आपका आरबीआई, वो नहीं करेगा, मार्केट के हिसाब से चलेगा। आप सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं, रेगुलेट नहीं कर सकते। फर्क है दोनों शब्दों में, वो समझ में आ गया होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया था 1999 में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 90 के दशक के अंदर हमने उदारवाद, लिबरलाइजेशन किया। इस दशक में, ये 1999 में फेमा एक्ट आ गया। तो इसका जुरिस्डिक्शन चलता है फेमा एक्ट 1999 पर। फेमा के तहत अगर कोई अपराध किसी ने किया है तो ईडी आपको अरेस्ट कर सकता है। उसके अलावा एक और एक्ट है, नीचे लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध कानून जो भारत सरकार ने पास किया 2002 में, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2005 से प्रभावी हुआ लागू। ये 2002 में ये एक्ट पास हो चुका था, लेकिन 2005 से प्रभावी हुआ, और इस एक्ट पर जुरिस्डिक्शन है ईडी का, प्रवर्तन निर्देशालय का। याद रखिएगा ये फैक्ट। कुल मिला के आपको ईडी के बारे में क्या क्या बातें याद। ओरिजिनल नाम इसका था एनफोर्समेंट यूनिट 1947 में। उसके बाद इसका नाम आगे जाके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और लिखा गया ये यहाँ पे मैंने लिखा था एनफोर्समेंट यूनिट था ओरिजिनली। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बना, और ओरिजिनली ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अधीन था। बाद में इसको शिफ्ट करके कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले फेरा एक्ट चला करता था और उसकी रेगुलेशन
इसी एक्ट के साथ होती, इसी बॉडी के साथ होती थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या था कि लोगों को, उन लोगों को अरेस्ट करना जो फेरा का वायलेशन कर रहे हैं, जो फेरा के कानून को तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को अरेस्ट करना, उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम किसका था? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। बाद में जाके ये फेरा बन गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और इसकी भी जुरिस्डिक्शन जो थी वो इसके पास ही रही, ईडी के पास। इसके अलावा एक पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसकी भी जुरिस्डिक्शन अपने ईडी के पास। ये कुल मिला के ईडी के बारे में जो जानकारी हमें चाहिए थी वो सारी थी, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ये आज की हमारी क्लास थी। थोड़ा छोटा कर दिया लेंथ को, क्योंकि बहुत से लोगों की ये डिमांड आई थी। अगर आप चाहते हैं कि क्लास की लेंथ वापस बड़ी कर दी जाए थोड़ी, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम लोग अगली क्लास से ऐड कर देंगे। तब तक के लिए रिवाइज जरूर करते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में जब हमारी कुछ 15-20 क्लासेस हो जाए तब एक रिवीजन क्लास लाई जाएगी, इसके अंदर पॉइंट फॉर्म में ये जो सारी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनको मैं एक एक करके एक ही क्लास के अंदर सारे डिस्कस करूंगा। नेशनल लेवल करंट अफेयर्स हैं, अच्छे तरह के सोर्सेज से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को जरूर, अपने अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस चैनल पे जाइए, हमारा चैनल सृष्टि क्लासेस नोहर, पीडीएफ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। पीछे के जितने लेक्चर्स हमने लिए हैं सारों की पीडीएफ इधर अवेलेबल है। इसके अलावा भी और भी फ्री कंटेंट अवेलेबल है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, जाइए चेक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल भी विजिट करिए, एक्सप्लोर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।